दोस्तों, डीएनएस ट्यूटोरियल के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम डीएनएस के कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग कवर करेंगे कि डीएनएस सर्वर एक्चुअल में है क्या, डीएनएस नेम स्पेस क्या होता है, डीएनएस क्वेरीज क्या होती हैं, फॉरवर्डर्स या कंडीशनल फॉरवर्डर्स क्या होते हैं, रूट हिंट्स क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोग इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस, कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में डीएनएस सर्वर है क्या। जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, अगर एक यूज़र एक वेबसाइट ओपन करता है अपने ब्राउज़र पे, hackspc.com जैसे ओपन कर रहा है, तो ये वेबसाइट एक्चुअल में ओपन कैसे होती है। दोस्तों, किसी भी वेबसाइट या किसी भी सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए उसका आईपी एड्रेस जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आईपी एड्रेस नहीं पता होगा तब तक आप उस वेबसाइट को ओपन नहीं कर पाएंगे। और डीएनएस का यही रोल होता है कि वो उस वेबसाइट का या उस डीएनएस नेम का एक आईपी एड्रेस क्या होता है वो आपके सिस्टम को बताता है। तो यूज़र ने, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट किया hackspc.com के बारे में। जैसे ही आपने ब्राउज़र में टाइप किया hackspc.com या कोई भी दूसरा डीएनएस नेम लाइक google.com, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर को चली जाती है। ये डीएनएस सर्वर बताता है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, ये रिटर्न करके आपके सिस्टम को आईपी एड्रेस देगा। अभी आपकी रिक्वेस्ट उसी पर्टिकुलर, जो भी आईपी एड्रेस आपके पास आया है उसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। ये कोई वेब सर्वर होगा। इस वेब सर्वर पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी और बदले में ये वेब सर्वर आपको रेस्पॉन्ड करेगा वेब पेज की फॉर्म में, यानी वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी कौन सा डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट जा रही है, जैसे ही आपने ब्राउज़र में डीएनएस नेम लिखा लाइक www.google.com, तो किस डीएनएस सर्वर को आपकी रिक्वेस्ट जाएगी? ये जाएगी उस डीएनएस सर्वर को जो आपने टीसीपी आईपी सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर आपको याद होगा, जहाँ पर आप आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे देते हैं, उसी के ठीक नीचे टीसीपी आईपी सेटिंग्स में प्रेफर डीएनएस एंड अल्टरनेट डीएनएस होता है। तो आपकी रिक्वेस्ट हमेशा प्रेफर डीएनएस पे जाएगी। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर जो आपने प्रेफर डीएनएस में कॉन्फ़िगर किया हुआ है, अगर वो कॉन्टैक्टेबल नहीं है, किसी भी वजह से वो डाउन है या कोई दूसरी वजह है, तो ऐसे केस में आपकी रिक्वेस्ट अल्टरनेट डीएनएस पे जाएगी। तो याद रहे, अगर डीएनएस प्रेफर डीएनएस सर्वर काम कर रहा है, कॉन्टैक्टेबल है, लेकिन वो आपकी क्वेरी को रिजोल्व नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में आपकी रिक्वेस्ट अल्टरनेट पर नहीं जाएगी। वो सिर्फ तब जाएगी जब वो कॉन्टैक्टेबल ही नहीं है, प्रेफर डीएनएस कॉन्टैक्टेबल नहीं है। तो डीएनएस सर्वर से पहले हम लोग जो कंसेप्ट यूज़ करते थे नेम को आईपी में रिजोल्व कराने के लिए, वो थी होस्ट फाइल। होस्ट फाइल चाहे तो अभी भी यूज़ कर सकते हैं लोकली हम लोग, लेकिन होस्ट फाइल के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स थी। देखिए, ये फाइल आपके सिस्टम में स्टोर रहती है और बिल्कुल टेक्स्ट फाइल की तरह से ये फाइल होती है, जहाँ पर कुछ डीएनएस नेम आप लिखते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस लिखते हैं। ये हर एक सिस्टम की इंडिविजुअल फाइल होती है। और जब भी किसी डीएनएस नेम के लिए आप क्वेरी करते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट होस्ट फाइल को जाएगी। होस्ट फाइल अपने रिकॉर्ड से चेक करेगा जैसे डीएनएस करता है। लेकिन इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि ये होस्ट फाइल हर एक सिस्टम की इंडिविजुअल होती है। तो अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई चेंजेस करने हैं किसी आईपी एड्रेस में या किसी डीएनएस नेम में, तो आपको सारे सिस्टम की होस्ट फाइल चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड डीएनएस यूज़ करते हैं और उसके और भी कई सारे एडवांस ऑप्शंस हैं जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें डीएनएस नेम स्पेस क्या है। डीएनएस नेम स्पेस एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ऊपर रूट डोमेन होता है, उसके बाद फिर टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, जैसे कि .com आप देख रहे हैं, .edu, .gov, ठीक है। इसी तरह से और भी कई सारे टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। इसके बाद फिर सेकेंड लेवल डोमेन्स होते हैं,
जैसे यहाँ आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, कॉन्टोसो वगैरह वगैरह। फर्दर आप थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल डोमेन भी बना सकते हैं। लास्ट में जो रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे सर्वर वन एंड कंप्यूटर वन, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं रिसोर्स रिकॉर्ड। तो किसी भी रिसोर्स रिकॉर्ड का एक कंप्लीट नेम होता है। मैं अगर सिर्फ सर्वर वन कहूँगा तो सर्वर वन बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, आप सर्वर वन से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, या सिर्फ सर्वर वन से नाम रिजोल्व नहीं हो पाएगा। तो इस सर्वर वन का एक कंप्लीट नेम होगा। जैसे पर्टिकुलरली इस एग्जांपल में सर्वर वन का कंप्लीट नेम है server1.corporate.contoso.com, और इस कंप्लीट नेम को ही हम लोग FQDN बोलते हैं, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। जैसे कंप्यूटर वन का FQDN होगा computer1.sales.contoso.com, यानी रिसोर्स रिकॉर्ड से लेके आपके टॉप लेवल डोमेन तक जितने भी बीच में आपके डोमेन्स आएंगे उन सबको मिला के FQDN बनता है। अब बात करते हैं DNS क्वेरीज की। DNS क्वेरीज क्या हैं? जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हो किसी DNS नेम को रिजोल्व कराने के लिए, एक्चुअली इस रिक्वेस्ट को ही हम लोग क्वेरीज बोलते हैं, DNS क्वेरीज बोलते हैं। ये क्वेरीज दो तरह की हो सकती हैं, या तो रिकर्सिव हो सकती हैं या फिर आइटरेटिव हो सकती हैं। अभी क्या डिफरेंस है रिकर्सिव और आइटरेटिव में? अगर इस रिक्वेस्ट का जो भी आप क्वेरी कर रहे हैं इसका रेस्पॉन्स आपको साथ के साथ वो DNS सर्वर देता है जिससे आपने रिक्वेस्ट किया है, तो इसे बोलते हैं रिकर्सिव क्वेरी। मीन्स रेस्पॉन्स मिलेगा तो रिकर्सिव है, और रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा बल्कि क्वेरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी किसी दूसरे DNS को। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जिस क्वेरी के लिए, जिस DNS नेम के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है वो सारे रिकॉर्ड्स आपके लोकल DNS पर हों। तो जाहिर है ऐसा नहीं है, तो फिर इसे ये क्वेरी को रिजोल्व कराने के लिए क्वेरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी किसी दूसरे DNS पर। तो अगर ये साथ के साथ रिजोल्व ना करके इस क्वेरी को फॉरवर्ड करता है किसी दूसरे DNS पर, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, DNS क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया लोकल DNS को, लोकल DNS अगर रिजोल्व नहीं कर पाता है तो इस क्वेरी को फॉरवर्ड करेगा रूट नेम सर्वर को। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि रूट नेम सर्वर को फॉरवर्ड करे। अगर हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है फॉरवर्डर, यहाँ लोकल DNS में फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो रिक्वेस्ट को फॉरवर्डर को कॉन्फ़िगर करेगा। फॉरवर्डर भी एक दूसरा DNS होता है, तो अगर फॉरवर्डर को इसने कॉन्फ़िगर किया है, कॉन्फ़िगर्ड है, तो फॉरवर्डर को फॉरवर्ड करेगा क्वेरी। अगर फॉरवर्डर आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है तो रूट नेम सर्वर को क्वेरी फॉरवर्ड करेगा। रूट नेम सर्वर वापस जो रेस्पॉन्स देगा वो होगा कि इसका जो क्या बोलते हैं टॉप लेवल नेम सर्वर क्या है उसका IP देगा। अभी आपकी रिक्वेस्ट जाएगी उस टॉप लेवल नेम सर्वर को, यहाँ से फिर होते हुए ये वापस जाएगी ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर को। ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर जैसे यहाँ पे microsoft.com आप देख रहे हैं, ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर वो DNS सर्वर होता है जिसमें एक्चुअल में रिकॉर्ड स्टोर्ड होता है। अब ये ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर रिक्वेस्ट वापस फॉरवर्ड करेगा लोकल DNS को। ये डेफिनेट ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर के पास रिकॉर्ड है तो डेफिनेट इसका IP एड्रेस देगा, और फिर ये IP एड्रेस वापस DNS क्लाइंट को जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी भी ये पूरा समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, हमारे पास इसी के लिए नेक्स्ट स्लाइड है जो क्वेरीज ही कवर करेगी। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा मैं बता चुका हूँ आपको कि एक DNS सर्वर जिसके पास कोई DNS नेम के लिए रिकॉर्ड होता है यानी रिसोर्स रिकॉर्ड होता है तो उसे बोलते हैं ऑथोरिटेटिव DNS, और जिसके पास ये रिसोर्स रिकॉर्ड नहीं होता उसे बोलते हैं नॉन ऑथोरिटेटिव DNS। तो ये ऑथोरिटेटिव एंड नॉन ऑथोरिटेटिव DNS किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए हम लोग बोलते हैं। उस रिकॉर्ड के लिए ऑथोरिटेटिव है या नहीं है। हो सकता है एक रिकॉर्ड के लिए एक DNS ऑथोरिटेटिव हो, कोई दूसरा रिकॉर्ड उसके पास नहीं है तो उसके लिए नॉन ऑथोरिटेटिव होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि अगर DNS नेम एज ए रिसोर्स रिकॉर्ड DNS में कॉन्फ़िगर्ड है तो ये उस रिसोर्स रिकॉर्ड के लिए ऑथोरिटेटिव DNS है, और अगर ये इसके पास स्टोर्ड नहीं है तो ये नॉन ऑथोरिटेटिव DNS है। अगर क्वेरी
ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर को जाएगी तो इसका हमेशा या तो कोई रिस्पॉन्स आएगा या फिर ये नो रिस्पॉन्स देगा। मीन्स ये हमेशा जो आंसर होता है यस या नो में होता है, ये कभी भी रिक्वेस्ट को फर्दर फॉरवर्ड नहीं करेगा। और अगर ये क्वेरी ऑथोरिटेटिव को ना जाके नॉन ऑथोरिटेटिव डीएनएस को जाएगी तो ये नॉन ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर सबसे पहले अपना कैश चेक करेगा, क्या कैश में कोई इस तरह का रिकॉर्ड अवेलेबल है, और अगर कैश में रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो ये चेक करेगा कि क्या कोई फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अगर फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो रिक्वेस्ट को फॉरवर्डर डीएनएस को भेजेगा, और अगर फॉरवर्डर भी कॉन्फ़िगर नहीं है तो फिर ये रिक्वेस्ट रूट हिंट सर्वर पे जाएगी। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि फॉरवर्डर्स क्या होते हैं, रूट हिंट सर्वर्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरवर्डर क्या होते हैं। देखिए यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये क्लाइंट है। क्लाइंट मीन्स कोई सिंपल कंप्यूटर जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है। इसकी टीसीपी आईपी सेटिंग्स में ये जो लोकल डीएनएस है उसका आईपी स्टोर्ड है। तो जब भी ये कोई क्वेरी करेगा तो ये क्वेरी जाएगी लोकल डीएनएस को। अब ये लोकल डीएनएस चेक करेगा क्या उसके पास कोई रिसोर्स रिकॉर्ड है, यानी क्या ये ऑथोरिटेटिव है इस क्वेरी के लिए। अगर ऑथोरिटेटिव होता तो ये रिस्पॉन्स क्लाइंट को साथ के साथ दे देगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो हमें यहाँ कॉन्फ़िगर करना रहेगा फॉरवर्डर, यानी वो सारी क्वेरीज जिन्हें ये डीएनएस रिजोल्व नहीं कर पाएगा उनका क्या करेगा, जाहिर है उन क्वेरीज को किसी दूसरे डीएनएस को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो जहाँ पर भी ये क्वेरीज को फॉरवर्ड कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि आपकी अपनी ही कंपनी का डीएनएस हो, कोई एक्सटर्नल डीएनएस है उसे भी आप क्वेरीज फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये क्वेरी जाएगी फॉरवर्डर को। फॉरवर्डर भी दो तरह के होते हैं, या तो एक नॉर्मल फॉरवर्डर या कंडीशनल फॉरवर्डर। मैं इनमें डिफरेंस आपको बता दूं। अगर जितनी भी क्वेरीज इस डीएनएस सर्वर पे आती हैं, अगर ये सारी क्वेरीज को किसी एक डीएनएस को फॉरवर्ड कर रहा है तो उसे बोलते हैं फॉरवर्डर। और अगर ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर रहा है, यानी मैं चाह रहा हूँ कि अगर google.com के लिए रिक्वेस्ट आए तो सर्वर ए पे जाए, microsoft.com के लिए रिक्वेस्ट आए तो सर्वर बी पे जाए, और अगर किसी तीसरी डीएनएस नेम के लिए कोई रिक्वेस्ट आए तो ये सी सर्वर को फॉरवर्ड हो। तो इस तरह की क्वेरीज को बोलते हैं, या सॉरी इस तरह के फॉरवर्डर को बोलते हैं कंडीशनल फॉरवर्डर। तो चलिए, भले ये फॉरवर्डर है या फिर कंडीशनल फॉरवर्डर है, दोनों ही केसेस में रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। अभी फॉरवर्डर या तो फर्दर दूसरे डीएनएस को फॉरवर्ड कर सकता है क्वेरी, या फिर ये रूट हिंट्स को फॉरवर्ड कर सकता है। यानी यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आपने इसे किस तरह कॉन्फ़िगर किया है, क्या इसमें भी फर्दर फॉरवर्डर आपने कॉन्फ़िगर किए हैं या फिर आप इन क्वेरीज को रूट हिंट्स को भेज रहे हो। तो रूट हिंट्स क्या करेगा इन क्वेरीज का, वो .com को ये क्वेरीज फॉरवर्ड करेगा। .com जो टॉप लेवल डोमेन है उसे फॉरवर्ड करेगा। लाइक अगर आपकी क्वेरी यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं mail1.contoso.com है, तो .com टॉप लेवल डोमेन के लिए है, इसलिए .com को ये क्वेरी फॉरवर्ड होगी। अगर ये किसी दूसरे के लिए लाइक edu के लिए होती, .net के लिए होती, तो फिर .edu या .net सर्वर को ये रिक्वेस्ट आपकी फॉरवर्ड होती। तो यहाँ पर .com को रिक्वेस्ट जाएगी। .com इस .com बताएगा कि एक्चुअल में इस क्वेरी के लिए जो ऑथोरिटेटिव डीएनएस है वो क्या है, और जैसे ही इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा तो अभी क्वेरी फॉरवर्ड होगी जो आपका ऑथोरिटेटिव डीएनएस है इस क्वेरी के लिए, यानी contoso.com, उसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी। और जाहिर है बिकॉज ये ऑथोरिटेटिव है तो जाहिर है इसके पास रिसोर्स रिकॉर्ड अवेलेबल होगा mail1.contoso.com का, और रिकॉर्ड अवेलेबल है तो ये तो दे ही पाएगा रेस्पॉन्स इस क्वेरी का। तो जैसे ही ये रेस्पॉन्स मिलेगा कि mail1.contoso.com का आईपी एड्रेस ये है, तो ये इस आईपी एड्रेस को वापस
जो रिस्पॉन्स देगा लोकल डीएनएस को देगा फॉरवर्डर, लोकल डीएनएस फिर क्लाइंट को ये रिस्पॉन्स देगा। और अब आपकी क्वेरी, बिकॉज आईपी एड्रेस मिल गया है, तो अब आपकी क्वेरी पर्टिकुलर वेब सर्वर या मेल सर्वर जिसका भी आईपी एड्रेस है, जिस तरह की भी आपकी क्वेरी है, उसे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये है आपका फॉरवर्डर। अभी कुछ प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डीएनएस सर्वर रोल अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे, उसके बाद हम फॉरवर्डर एंड कंडीशनल फॉरवर्डर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सब देखेंगे। तो चलिए चलते हैं सर्वर की एक मशीन पर। ये विंडोज सर्वर की एक मशीन आप देख रहे हैं, इसमें सर्वर 2012 इंस्टॉल्ड है। आईपी एड्रेस इसका आप देख पा रहे हैं, नाम देख पा रहे हैं, सर्वर 1 है। तो यहाँ मुझे डीएनएस सर्वर रोल इंस्टॉल करना है। मैं इस सिस्टम को डीएनएस सर्वर कन्फिगर करना चाह रहा हूँ। तो देखिए डीएनएस सर्वर रोल दो तरह से इंस्टॉल हो सकता है। या तो ये पहले से मशीन में डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल्ड है, तो जैसे आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो साथ के साथ ये डीएनएस रोल को भी इंस्टॉल कर लेता है। तो इसे बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस आप कॉन्फ़िगर नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप स्टैंड अलोन डीएनएस भी बना सकते हो। तो देखते हैं कैसे करते हैं। आप सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ से आप वो सर्वर सेलेक्ट करेंगे पूल से जिस पे आपको रोल इंस्टॉल करना है। यहाँ पे एक ही सर्वर है तो जाहिर है कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है। आप चाहें तो ये ऑप्शन सेलेक्ट वर्चुअल हार्ड डिस्क, इसे यूज़ करके आप किसी वर्चुअल हार्ड डिस्क पर भी ये रोल इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो देखिए अगर ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज होता तो जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और ऐड फीचर करता हूँ तो आप देख रहे हैं इसके साथ में जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा ये डीएनएस को भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। बट अभी मैं डोमेन सर्विस इंस्टॉल नहीं करने जा रहा हूँ, तो मैं इसे ना करके इसे बोलते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे, आप डोमेन सर्विसेज भी इंस्टॉल करेंगे, फिर आप डीएनएस सर्वर उसके साथ में इंस्टॉल करेंगे, तो इसे बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैंड अलोन डीएनएस बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं डीएनएस सर्वर को सिलेक्ट करूँगा, ऐड फीचर्स पे क्लिक करूँगा, इस तरह से आपका स्टैंड अलोन डीएनएस बनेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, जो डिफ़ॉल्ट फीचर्स हैं उन्हें आप रहने दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। इस चेकबॉक्स को हमेशा सेलेक्ट करिए, रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। ये जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आपका सर्वर आप नहीं चाह रहे हैं कि रिस्टार्ट करे, बल्कि आपसे पूछे, और जब भी आपको लगता है आपका सर्वर फ्री है आप रिस्टार्ट कर सकते हैं, तो बाद में भी रिस्टार्ट कर सकते हैं, तो उस केस में आप इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट मत करिए। बट यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिस्टार्ट होने में, तो मैं इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ। ये कुछ टाइम लगाएगा। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ स्पीड अप करने के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रोल इंस्टॉल हो गया है। मैं क्लोज पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी आप चाहें तो इस डीएनएस सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। कैसे, आप टूल से इसे ओपन कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं टूल से ओपन कर रहा हूँ। तो ये आपका डीएनएस रेडी है, आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर कुछ और प्रॉपर्टीज़ आपको कन्फिगर करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं फॉरवर्डर के बारे में आपको बता रहा था, इंटरफेसेस के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कन्फिगर करनी है, इंटरफेसेस, फॉरवर्डर, रूट हिंट्स, तो देखिए कहाँ से करेंगे। आप जो भी आपका सर्वर है, सर्वर नेम पे आप राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, तो यहाँ से आप इंटरफेसेस कन्फिगर कर सकते हैं। लाइक अगर आपके सर्वर में, जैसा कि अक्सर होता है, एक से ज़्यादा इंटरफेसेस हैं, तो क्या आप डीएनएस रिक्वेस्ट उन सारे इंटरफेसेस से सुनना चाहते हो, तो आप ऑल आईपी एड्रेस यहाँ सेलेक्ट करिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर इंटरफेस से आप सेलेक्ट ये रिक्वेस्ट लिसन करना चाह रहे हो, तो इसे सेलेक्ट करके आप सिर्फ उसी आईपी एड्रेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर एक ही इंटरफेस है, एक ही आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पे ऐसा चॉइस आपके पास नहीं है। देन आप देखिए फॉरवर्डर्स, यहाँ से आप फॉरवर्ड कन्फिगर करेंगे। कैसे? आप एडिट पे जाइए, यहाँ आप आईपी एड्रेस लिखिए जिसे आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। ये किसी डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस होगा, या तो कोई इंटरनल डीएनएस हो सकता है या कोई एक्सटर्नल डीएनएस हो सकता है। तो यहाँ पर आप उस डीएनएस का आईपी लिखिए। अभी सबसे पहले उससे कांटेक्ट करेगा, और कांटेक्ट हो जाता है तो इसे रिजोल्व करके स्टोर कर लेगा। यहाँ जो ग्रीन एरो आप देख रहे हैं, इट मीन्स ये कांटेक्ट हो गया है, वैलिडेट हो गया है। ये वो टाइम है, डिफ़ॉल्ट टाइम, जितने टाइम तक ये वेट करेगा। अगर कैश में इस टाइम तक इसे रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, या फिर इतने टाइम तक ये खुद से अगर अपने रिकॉर्ड जो इसके पास अवेलेबल हैं वहाँ से रिजोल्व नहीं करा पाएगा, तो इन 3 सेकंड के बाद ये फॉरवर्ड कर देगा क्वेरी इस पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर को। ये टाइम हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। देन रूट हिंट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ रूट हिंट्स पहले से ही कन्फिगर्ड होते हैं। जैसे ही आप डीएनएस इंस्टॉल करोगे तो रूट हिंट सर्वर ऑटोमेटिकली कन्फिगर्ड होंगे। आप चाहें तो किसी को भी चेंज कर सकते हो, या फिर कोई नया रूट हिंट्स ऐड कर सकते हो। ये लॉगिंग है। अगर आप इवेंट्स को स्टोर करना चाह रहे हैं, जैसे जैसे डीएनएस सर्वर में इवेंट्स होंगी, जो भी एक्शंस आप लेंगे उन्हें आप स्टोर करना चाह रहे हैं, जिससे इन फ्यूचर आप मॉनिटर कर सकें, ट्रबल शूट कर सकें, तो उसके लिए यहाँ से आप इवेंट्स को स्टोर करा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टोर होगी, सारी इवेंट्स को स्टोर करेगा। अगर आप सिर्फ एरर्स को लॉग कराना चाह रहे हैं, आप सिर्फ एरर्स एंड वार्निंग दोनों को आप लॉग कराना चाह रहे हैं, या आप इवेंट लॉग नहीं कराना चाह रहे हैं, तो ये आप, जैसे मैं यहाँ सिर्फ एरर्स को लॉग कराना चाह रहा हूँ, तो मैं एरर सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई पे क्लिक करूँगा। एडवांस में भी कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस आप कर सकते हो। तो ये वो सारी ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी जब आप डीएनएस कॉन्फ़िगर करोगे। मैं ओके क्लिक करता हूँ। देखिए अभी मैंने बताया कि फॉरवर्डर कैसे कॉन्फ़िगर होता है। अगर आपको कंडीशनल फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर करना है, कंडीशनल फॉरवर्डर फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर किसी पर्टिकुलर डीएनएस नेम के लिए आप क्वेरी को फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो वो कंडीशनल फॉरवर्डर है। तो अगर कंडीशनल फॉरवर्डर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ से करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉरवर्डर पर, न्यू कंडीशनल फॉरवर्डर आप सेलेक्ट करेंगे। आप FQDN लिखिए उस क्वेरी का जिसे आप रिजोल्व कराना चाह रहे हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ google.com, ये किस डीएनएस को फॉरवर्ड हो, किस फॉरवर्डर को फॉरवर्ड हो, यहाँ पर मैं उसका आईपी एड्रेस लिखूँगा। तो ये डीएनएस सर्वर है, एक एक्सटर्नल डीएनएस है, मैं चाह रहा हूँ google.com इसे फॉरवर्ड हो जाए। ये इसका डिफ़ॉल्ट टाइम आउट है। ओके, तो ये एक कंडीशन फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर हो गया। इसी तरह मैं चाहूँ तो कोई दूसरा कंडीशन फॉरवर्डर भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो ये थे आपके कंडीशन फॉरवर्डर। इस वीडियो में इतना ही। आगे चल के हम देखेंगे कि रिसोर्स रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कैसे हम डीएनएस को ट्रबल शूट करेंगे। उन सब के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट
इस ट्यूटोरियल्स के देखने पड़ेंगे। थैंक यू।